हेलो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है हमारे लास्ट 2 लेक्चर वैलेंसी के बारे में आपने ज़रूर अच्छी तरह सुने होंगे और उससे आपको भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे और साथ साथ हम मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनको भी कवर करते हुए साथ साथ चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं, और अगर 4, 5, 6, 7 क्लास के बच्चों को भी पूछे तो वो बता देगा कंपाउंड्स कब बनते हैं। These are formed by the chemical combination of 2 or more than 2 different atoms which chemically combine together, right? और उसके बाद जो नई चीज़ बनती है, यानी एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो नई चीज़ पैदा होती है। वो जो नई चीज़ बनेगी वो होगी कंपाउंड, ठीक है। उसमें 2 डिफरेंट एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन किए होंगे इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ये बात भी हम जानते हैं। अब जो कंपाउंड्स हैं हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते। छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी रिवर्स। हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी इसको अपने ही अज्जा में हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। सबसे पहले फर्ज करें कार्बन और ऑक्सीजन। ये जब केमिकली कंबाइन करते हैं, ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं, जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक कंपाउंड बन गया। ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक। और अब फिक्स रेशियो बाय मास से क्या मुराद है कि कार्बन का एक एटम 2 ऑक्सीजन एटम से ही कंबाइन करेगा। इस तरह, इस तरह कार्बन का एक एटम 2 ऑक्सीजन एटमों से कंबाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान फिक्स रेशियो कितनी है? CO2 में 1:2, ठीक। ये तो हो गई एटॉमिक रेशियो। इसी तरह हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे? वाटर। यस, ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। सिंपली आप इस तरह भी शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है। अब इनके जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इनमें किस तरह ये आपस में जुड़े हुए हैं? एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ इस तरह कंबाइन करेगी, और इसका मतलब ये है कि इसमें एटॉमिक रेशियो क्या है इनकी? Hg 2:1। एटॉमिक रेशियो क्या है? 2:1। इसी तरह हम इनकी, हमने जब कहा था कि फिक्स रेशियो बाय मास, तो मास के लिहाज से भी हम चेक कर सकते हैं। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन का मास कितना होता है? 12 G। यहां पे आप लिख सकते हैं 12 वर्सेस, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16 2 32। यस, यहां पे हम 12:32 लिख देंगे। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगी? वो आएगी, हम इसको जब सेम डिजिट पे डिवाइड कर देंगे तो 4 3 और 4 1 4 4 8। तो रेशियो क्या है? 3:8। अब हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स रेशियो बाय मास या तो 12:32 हो सकती है या फिर 3:8 हो सकती है, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। इसी तरह वाटर के अंदर भी देख लें कि इनकी एटॉमिक रेशियो क्या है? 2:1। लेकिन इनकी मास रेशियो जब हम लिखते हैं तो वो देख लें
ये देखें, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 एटम्स का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16, अभी हमने लिखा है ऊपर भी, तो 2 बनता 2 हो जाएगा, तो रेशो क्या आ गई 2:16। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी, हम इसको सेम डिजिट पे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह 2 1 2 8। अब सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगी 1:8। अब हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर जो इनकी कंपोजिशन है फिक्स रेशो बाय मास के लिहाज से वो 2:16 हो सकती है या 1:8 हो सकती है, जैसा कि बुक के अंदर ये मेंशन भी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं। पहले भी वैसे हम वैलेंसी वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ भी देख लेते हैं। जो कंपाउंड्स हैं ये 2 किस्म के होते हैं। कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड्स जी, नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड्स और नंबर 2 कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट जी, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स किस किस के दरमियान बनते हैं, याद होगा आपको जी, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स किस किस के दरमियान बनते हैं? यस, नॉन मेटल्स के दरमियान। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। क्लियर होगी ये बात यहां तक बेटे। इसके बाद अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। आयनिक कंपाउंड्स को पहले देख लेते हैं। इसमें आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो दी है NaCl। अब Na सोडियम क्या है? मेटल है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। इस तरह एक और एग्जांपल देख लें, ये कॉपर सल्फेट। अब कॉपर जो है ये मेटल है, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं, तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट क्या हुआ? एक आयनिक कंपाउंड हुआ। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड। अब इसमें पोटाशियम मेटल है, अल्कली ग्रुप का मेंबर है, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, तो लिहाजा ये आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हम एक मॉलिक्यूल की शक्ल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये याद रखने वाली बात है कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल। यानी NaCl का एक मॉलिक्यूल अलग नहीं हो सकता, बल्कि क्या होता है NaCl जो है ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर रहता है, और एक NaCl का फार्मूला यूनिट इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस के जरिए ये घेरा होता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट, इसी तरह पोटेशियम ब्रोमाइड। हम आगे जाके इसके जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी देखेंगे। एनीवे, इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टल लैटिस, यानी कोई भी फार्मूला यूनिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक मॉलिक्यूल की शक्ल में। इस वजह से हम इन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट्स। क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट्स।
जी क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट्स इन्हें कहेंगे, क्योंकि ये अलहदा से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एंड दे आर फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे से अलग अब जल्दी नहीं हो सकते, और यही वजह है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिख दें, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point. They have high melting and boiling point because they have strong electrostatic forces of attraction between the atoms in the crystal lattice। ये बात बार बार बोलनी है आपने, ये क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। और चौथा पॉइंट इसमें साथ ऐड कर लें, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जी कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल। जिस तरह आप किसी कमरे के कॉर्नर को अगर आप देखते हैं तो उसमें 3 दीवारें आकर मिल रही होती हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं यहां पे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। फर्ज करें ये NaCl का क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे के सारे कॉर्नर्स पे क्लोराइड आइंस होते हैं, और हर 2 क्लोराइड आइन के दरमियान एक सोडियम आइन होगा। मैं इसको छोटे साइज में शो कर सकता हूं। हर दो क्लोरीन के दरमियान एक सोडियम आयन, हर 2 क्लोराइड आयन के दरमियान एक सोडियम आयन। इस तरह ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसे, अब ये देखें, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके मैं दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, यानी इस तरह 3 वॉल्स एक जगह पे आके जुड़ रही हैं एक कॉर्नर पे, इसलिए हम इसे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, इस तरह यहां भी आप देख सकते हैं 1 2 3, यहां भी 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। इस तरह हर कॉर्नर के ऊपर ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर होगी बेटे ये बात? अगर फिर भी कोई आप बात पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू सेटिस्फाइड, राइट। अब हम देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स मैंने जैसे बताया कि ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। इसकी हमने ऊपर ये 2 एग्जांपल्स देखनी है। जैसे कार्बन जो है ये भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कंपाउंड्स वो भी जाहिर है नॉन मेटल्स ही होंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल जब बनता है इसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे CO2, इसको हम एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स कंपाउंड। ये अपने कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव भी है, एक छोटे से छोटा जर्रा जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल कहते हैं कि अपने कंपाउंड का। इसी तरह वाटर का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, हम इसको एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स कंपाउंड यानी वाटर। तो ये किस किस के दरमियान बन रहे हैं? नॉन मेटल के दरमियान, और इनको हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। They can exist as molecules, yes। और एक बात और याद रखें कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पर ये डायरेक्शनल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शनल
यानी इनकी कोई जो आयनिक कंपाउंड है इनकी डायरेक्शन नहीं होती स्पेस के अंदर, लेकिन इनकी डायरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये स्ट्रक्चर बनाया है जैसे मैंने, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देख सकते हैं आप। ये इसका मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे एक्सिस्ट करता है, यानी सारे के सारे एटम एक लाइन में है। तो कितना एंगल बना 180 डिग्री का। इस तरह वाटर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके जो हाइड्रोजन एटम है थोड़े से इस तरह बेंट स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये यहां से यहां और थोड़ा थोड़ा ये यहाँ तक अगर हम इसका एंगल मेजर करेंगे तकरीबन 109.45 तक डिग्री तक ये एक्सटेंड कर चुका है। यानी दोनों एटम जो हैं हाइड्रोजन एटम वो थोड़े से बेंट होते हैं, झुके हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मेरे बाजू देख रहे हैं इस तरह, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होते जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर देखा। उसकी क्या वजह है वो जब हम इसका डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन चैप्टर नंबर हम 4 के अंदर हम स्टडी करेंगे, उसमें हम फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर बेंट क्यों है। यहाँ सिर्फ आपने यही याद रखना है कि ये जो है स्पेस के अंदर डायरेक्शन बनाते हैं कौन से कोवलेंट कंपाउंड, ये मैंने लिख दिया है, ये डायरेक्शनल कंपाउंड्स हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख देते हैं नॉन जी, ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और मज़ीद कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और डोंट फॉरगेट टू like and share my channel. Thank you very much.